कहानी की शुरुआत में हमें बर्फ के बीचों बीच एक कार को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़का और लड़की होता है और वो दोनों वहाँ पर सो रही होती है। दरअसल ये दोनों पति पत्नी होता है जिनका नाम नेओमी और मैट होता है और ये दोनों नोवेलिस्ट के लिए नॉर्वे जा रहे थे, लेकिन उसी समय ये दोनों रास्ते में फंस गए थे और कुछ देर के बाद जैसे ही ये दोनों उठकर देखता है तो उनकी कार के चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, जिसे देखते ही नेओमी बर्फ हटाने के लिए कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कार का दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि उसकी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम चुके होते हैं और इधर मैट भी उठ चुका होता है, इसलिए वो भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर उसने भी दरवाजा खोल नहीं पाता। उसके बाद मैट बर्फ पिघलाने के लिए कार को स्टार्ट करने लगता है पर वहाँ पर काफी ठंड की वजह से कार भी स्टार्ट नहीं होता है। दरअसल ये दोनों अपने होटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर काफी बड़ा बर्फीला तूफान आने की वजह से मैट ने अपनी कार को साइड में लगा दिया था। उसके बाद ये दोनों कार के अंदर ही फंस जाती है और उसके थोड़ी देर बाद जब वो दोनों ने उठकर देखा तो उनके कार पूरी तरह से बर्फ के नीचे फंसा हुआ था और उन दोनों को ये भी नहीं पता कि बाहर तूफान थम गया कि नहीं। उसके बाद वो दोनों अपने फोन निकालकर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल ना होने की वजह से उनके फोन भी नहीं लगता। अब इन दोनों के पास यहाँ से बाहर निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं होता, जिस वजह से ये दोनों काफी दुखी हो जाती है और तभी हमें ये भी पता चलता है कि नेओमी प्रेग्नेंट होती है, इसलिए अब उनके हालत धीरे धीरे करके बिगड़ने लगता है क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर काफी डाउन होता है। इसलिए नेओमी काफी घबरा जाता है, जिसे देखकर मैथ्यू उनको समझाने लगता है और उसे कहता है कि इस सिचुएशन पर हमारे पास कार को रोककर बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ से कोई न कोई गाड़ी जरूर गुजरेगा। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि बाहर पूरी की पूरी रोड बर्फ से ढक चुकी है। अब यहाँ पर ये दोनों अपने पास हुई सामान को निकाल कर देखने लगता है, जहाँ पर उन दोनों को कुछ खाने का सामान और 2 पानी की बोतल मिलता है और तभी वहाँ पर नेओमी कहती है कि हमें कार के शीशा तोड़कर बाहर निकलकर यहाँ से जाना होगा, जिसे सुनने के बाद मैट उसे मना कर देता है क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता था और उन्हें बाहर की कंडीशन के बारे में भी पता नहीं होता। अगर ये दोनों कार के शीशे तोड़कर बाहर चले भी गए तो ठंड से इन दोनों की मौत भी हो सकती है, जिस वजह से मैट ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद वो दोनों अपने पास हुई खाना और पानी के सहारे कार के अंदर ही बैठने का फैसला करता है और ऐसा ही करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इनके पास से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरता है। उसके बाद नेओमी मैट से कहता है कि हमें गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारी मदद के लिए कोई भी आने वाला नहीं है, मगर मैट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसी बातों को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। उसके बाद से मैट कम खाना खाने लगता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उन दोनों को यहीं पर कुछ दिन और बिताना है और वहाँ पर मैट आगे की सीट में जाकर सोने लगता है तो वही नेओमी यहाँ पर कुछ न कुछ लिखती रहती है। उसके बाद जैसे ही नेओमी ने पानी पीकर बोतल को आगे रखती है तो तभी मैट के हाथ लगने से बोतल नीचे गिर जाती है और वहाँ पर बहुत सारा पानी गिर जाता है क्योंकि नेओमी ने बोतल की ढक्कन अच्छी तरीके से नहीं लगाई थी, जिसे देखकर मैट काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि पानी इनके लिए बहुत कीमती थे, जिससे नेओमी काफी दुखी हो जाती है, जिसे देखकर मैट उससे माफी मांगता है और उसे गले लगता है और ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है और फिर एक दिन ये दोनों बैठ रहा होता है कि तभी इन्हें अपनी कार के ऊपर किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, जिससे सुनकर ये दोनों काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन दोनों की आवाज सुनकर वो इनसे दूर जाने लगता है, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर था। ये जानने के बाद उन दोनों के अंदर जो उम्मीद जागी थी वो भी टूट जाता है और तभी मैट को एक आइडिया आता है, इसलिए वो जल्दी से अपने पास हुई कैंडल निकालकर उसे जला लेता है। उसके बाद वो साइड विंडो की बर्फ को पिघलाना शुरू कर देता है ताकि इनके पास पीने के लिए कुछ पानी इकट्ठा हो सके और अब वहाँ का बर्फ पिघलना शुरू होता है तो तभी उन्हें बाहर का कुछ नजारे भी दिखाई देने लगता है। अब इन दोनों को ऐसे ही रहते रहते काफी वक्त बीत चुके थे और फिर एक दिन जब नेओमी अपने फोन देख रही होती है कि तभी उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी बैटरी फोन से बाहर निकल जाती है। इसलिए वो जल्द से अपने फोन को उठाकर उसकी बैटरी को लगा के फोन को ऑन करके देखती है तो उनकी फोन पर नेटवर्क भी आ चुकी थी, जिसे देखते ही वो काफी खुश हो जाती है। इसलिए वो जल्दी से मदद के लिए अपने पिता को फोन करती है, लेकिन काफी दिनों के बाद अपने पिता की आवाज सुनकर वो रोने लगती है, मगर तभी उसकी फोन के बैटरी भी खत्म हो जाता है, जिसे देखकर मैट को बहुत गुस्सा आ
जाता है और नेओमी को गाली करने लगता है क्योंकि उसने फोन लगने पर भी अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनकी फोन अब पूरी तरह से ऑफ हो चुका था। अब वो दोनों इस कार के अंदर फंसे हुए भी 9 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैट ने काफी कम खाना खाकर दिन बिता रहा था ताकि नेओमी को ज्यादा से ज्यादा खाना मिल सके। और तभी नेओमी मैट से कहती है कि हमें कार की शीशे को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, मगर मैट उनकी बात नहीं मानता और उनसे कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि बाहर अभी भी तूफान चल रहा है जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होगा और इस हालत में तुम बाहर 2 कदम भी नहीं चल पाओगी। जिसे सुनकर नेओमी न चाहकर भी कार के अंदर बैठना पड़ती है। अब इन दोनों को कार के अंदर फंसे हुए भी 11 दिन बीत चुके थे, जिस वजह से अब धीरे धीरे नेओमी की हालत भी खराब होते जा रहे थे। इसलिए अब उसको यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का उम्मीद भी पूरी तरह से टूट चुका था। इसलिए वो मैट से कहती है कि अब मैं अपनी आखिरी चिट्ठी लिखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने लोगों को आखिरी अलविदा कह सकूं। जिसे सुनकर मैट समझाते हुए उनसे कहता है कि हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे। और तभी इन्हें वहाँ पर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बाहर बर्फ हटाने वाली गाड़ी आया होता है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होता है और दोनों मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गाड़ी में बैठा ड्राइवर उन दोनों की आवाज को नहीं सुन पाता और जल्दी काम पूरा करके यहाँ से निकल जाता है। ये देखकर मैट का हिम्मत भी पूरी तरह से टूट जाता है, पर नेओमी उसे समझाने लगती है। अब फिर ऐसे ही करते करते कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब इन दोनों के पास खाना पानी भी खत्म हो चुका था, जिस वजह से वो दोनों भी धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है। और फिर एक दिन नेओमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जिससे वो अपना कंट्रोल खो देती है। इसलिए वो कार की सीट बेल्ट निकालकर वो शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, पर तभी मैट उठकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। असल में अब उसकी डिलीवरी होने वाले थे, इसलिए उसको काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन उन दोनों को ही पता नहीं होता कि डिलीवरी कैसे की जाती है। इसलिए मैट नेओमी का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन इधर नेओमी को काफी दर्द हो रहा होता है, मगर कुछ देर के बाद वो जैसे तैसे करके अपने बच्चे को कार के अंदर ही जन्म देती है, जिससे वो दोनों काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो उस बेटी की नाम ओलिविया रख देता है। लेकिन इधर नेओमी ने कार के शीशे को तोड़ दिया होता है, जिससे अब कार के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होने लगता है और इन दोनों को कार के अंदर फंसे हुए भी पूरे 20 दिन हो चुके थे और इनका खाना भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसलिए अब इन दोनों को न चाहकर भी बर्फ को ही खाना पड़ता है। लेकिन इधर खाना कम खाने की वजह से मैट का हालत बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर ठंड काफी बढ़ने की वजह से उसकी बेटी की हालत भी खराब होते जा रहे थे। इसलिए मैट अपने जैकेट को उतारकर अपनी बेटी को ढक देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। अब धीरे धीरे मैट की हालत भी काफी खराब होने लगता है। अब अगली सुबह जैसे ही नेओमी उठकर मैट से पानी मांगती है तो मैट उनकी कोई जवाब नहीं देता। इसलिए वो मैट को उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठता क्योंकि मैट की अब मौत हो चुके थे, जिसे देखकर नेओमी पूरी तरह से टूट जाती है और वो काफी रोने लगती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से उसने अपने डायरी तक खा चुकी होती है। अब उस कार के अंदर सिर्फ उनकी बेटी और वो ही होती है और वो दोनों वहाँ पर रहते हुए भी पूरे 23 दिन हो चुके थे और वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड भी हो रहा होता है। इसलिए वहाँ पर नेओमी मैट की सारे कपड़े उतार कर पहन लेता है ताकि वो दोनों सर्दी से बच सके। लेकिन ठंड ज्यादा होने की वजह से उनकी बेटी काफी रोने लगती है, इसलिए वो अपने बेटी को दूध पिलाती है, लेकिन उसने खाना ना खाने की वजह से उसकी दूध नहीं आता। इसलिए अब वो अपनी डिलीवरी टाइम पर जो नल निकला होता है वो भी खाने की फैसला करती है। अब कुछ देर के बाद नेओमी अपनी बेटी को दूध पिलाकर उसकी भूख मिटा देती है और फिर अगले दिन नेओमी जब सो रही होती है कि तभी वहाँ पर पानी की एक बूंद उसकी फेस पर गिरता है, जिस वजह से वो जाग जाती है और जैसे ही वो उठकर देखती है तो उसकी गाड़ी की विंडो पर सूरज की लाइट्स आया हुआ था और उसी की वजह से वहाँ पर बर्फ भी पिघलना शुरू हुए थे, जिसे देखकर नेओमी काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब यहाँ का बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी। इसीलिए वो जल्दी से वहाँ पर हुए बर्फ को हटाने लगती है और जैसे तैसे करके वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है और जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पर फिर से काफी बड़ा तूफान आना शुरू हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो फिर से कार के अंदर वापस चली जाए या हिम्मत करके यहाँ से आगे बढ़ जाए।
लेकिन वो हिम्मत करके अपनी बेटी को लेकर यहाँ से आगे निकल जाती है। कई दिनों तक न खाने की वजह से वो काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटी के लिए भी हिम्मत करके आगे की तरफ बढ़ती रहती है। लेकिन पूरा दिन चलने के बाद भी उसे वहाँ पर बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है और उसे कुछ नहीं पता कि आखिर उसे किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो उसी प्लेन की तरफ जाती है जहाँ प्लेन जा रहा था। लेकिन उसे रास्ते में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ती है, मगर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ती रहती है और काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार वो एक होटल तक पहुंच ही जाती है, जिसे देखते ही वो काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो जल्दी से उस होटल जाती है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मूवी की अंत में बताया जाता है कि उन दोनों को एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया और अलग अलग तरह की बहुत सारी वीकनेस होती है। और वो दोनों को इतने दिनों तक इतने कम टेम्परेचर में जिंदा रह पाने की वजह मैथ्यू था, क्योंकि कार के अंदर पहले से ही हिट यानी कि वहाँ पर इग्लू इफेक्ट मौजूद थे, इसलिए ये लोग कार के अंदर इतने दिनों तक जिंदा रह पाया। अगर इन लोग ने गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया होता तो ये लोग कम टेम्परेचर की वजह से कुछ घंटों में इनकी मौत हो सकते थे। और अगर नेओमी ने वो थोड़ा सा शीशा भी नहीं तोड़ा होती तो शायद आज मैट भी उनके साथ हो सकता था। उसके बाद उसने उन 24 दिनों में कार के अंदर जो कुछ भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो सब अपने डायरी में लिखा और उसने उसके ऊपर एक किताब ही निकाली है और ये मूवी इसी किताब पर बेस्ड है, मतलब कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।